This is the first lecture of the IPC series, the Indian Penal Code series. इसमें what we're going to cover is the basics of Indian Penal Code. Just going to be a 30-minute lecture, and we're not going to go in a lot of depth. But what we'll try to know is कि IPC आया कैसे, है क्या, क्यों बना, ऐसे circumstances कैसे बने कि IPC बन गया इंडिया में, इंडिया जैसी जगह में, because India in itself has gone through a lot of turbulence. और through this turbulence, there have been many rulers, many languages being used, many kinds of cultures being introduced on the subcontinent, and those cultures influencing everything from administration to the lives of people, to how they speak, to how they live, to how they pay taxes, to how they are gonna trade and everything. तो ये सारी चीजें affect होती है टाइम टू टाइम. बट एक टाइम जाके ऐसा आया कि हमें एक कोड देखने को मिल गया कि जी इसके हिसाब से चलो. if you're on the wrong, if you're doing something which is against anything written in this code, you're going to be punished with so and so punishment. एंड लोगों ने इसको मानना भी शुरू कर दिया. तो यहां तक हम पहुंचे कैसे, दैट इज व्हाट वी आर गोना ट्राई टू डिसाइफर इन दिस लेक्चर. तो इंडियन पीनल कोड, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. So before moving on with how did it come to be and कैसे कैसे history रही IPC की, before that we'll try to know the basics of IPC. IPC है क्या, basically IPC बोलते किस चीज को है. तो first of all, what is its name? It is the Indian Penal Code, like we all know. Birthday कब आया Indian Penal Code? It was 6th of October 1860 when Indian Penal Code got assent of the then government, the then parliament, जो क्या था, जो इंग्लैंड से रूल कर रहा था. वहां से असेंट हमें 6 अक्टूबर 1860 को मिलता है, और उसके बाद एनफोर्स होता है आईपीसी 2 साल बाद 1862 1 जनवरी को. दैट इज व्हेन आईपीसी केम इनटू फोर्स इन इंडिया. देन द फैमिली ऑफ आईपीसी. नाउ फैमिली ऑफ आईपीसी में हम क्या क्या गिन रहे हैं कि आईपीसी किन किन और टेक्स्ट पे आधारित है. सो देयर वर टू मेन कोड्स जिनके ऊपर आईपीसी बना था. फर्स्ट वाज नेपोलियनिक कोड 1804 का, एंड द लुइयाना कोड. सो ऑब्वियसली लुइयाना कोड वाज applicable in Louisiana, and most of the things that we see in IPC, they are just like what we see in the Louisiana code. The situations were mostly similar. So that is why they picked up a lot of literature and a lot of idea from that code. Then along with that, some of the procedural parts, actually most of the procedural parts were taken from the English code. जो यूरोपियन कोड था, जो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहां पे जो चल रहा था, उस हिसाब से हमने आईपीसी के लिए भी बोरो कर लिया. Then comes the preamble. What does the preamble of the IPC say? So IPC का preamble साफ साफ हमें ये बताता है कि the Indian Penal Code was enacted as follows, whereas it was expedient to provide a general penal code for India. So one thing that we have to notice is general, that it's going to be general for everyone. And दूसरी चीज, यहाँ पे कंसोलिडेट वर्ड का यूज नहीं किया गया. मोस्टली व्हेन वी सी हिंदू लॉज को जैसे देखा, या और कुछ ऐसे हमने एक्ट्स वगैरह देखे, उनके अंदर कंसोलिडेट, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, अमेंड एंड ऐसा करके लिखा होता है. बट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं लिखा, बिकॉज आईपीसी वाज नॉट सर्वो सर्वा ऑफ ऑल द लॉज. इसमें सब कुछ नहीं था. इन्होंने सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी. इन्होंने बस इतना बोला कि जितनी चीजें हम इसके अंदर कंपाइल कर रहे हैं, उतनी चीजों को लेके तो आईपीसी एग्जॉस्टिव है. बट इसके अलावा अगर कोई लोकल लॉज हैं, कोई स्पेशल लॉज हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो हम मिस कर देते हैं, तो वो चीज हम लोग उन चीजों को नहीं छेड़ रहे हैं, उन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो अबाउट आईपीसी. नाउ ये चीज हमें, इन चीजों का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? 2 सेक्शंस में मिलता है. सेक्शन 2 एंड सेक्शन 5. सेक्शन 2 कहता है that every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise. Not otherwise. सिर्फ आईपीसी के हिसाब से पनिशमेंट चलेंगी.
और किसी चीज के हिसाब से नहीं चलेंगी। फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ। तो ये पनिशमेंट्स आपको कब मिलेंगी? जब भी आप कोई ऐसी एक्ट करोगे जो इसके प्रोविजंस के साथ कॉन्ट्ररी होंगी। अगर आप इसके अगेंस्ट गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। बाकी इसके बाहर जो चीजें हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे। तो जिन जो चीजें आपने इसके अगेंस्ट करी उसके लिए आप इंडिया में दोषी माने जाओगे, उसके लिए आपको पकड़ के आपको नाप दिया जाएगा जिस भी सेक्शन में आप पकड़े जाओगे। फिर उसके बाद आपका आता है, एक सेकंड, हाँ, उसके बाद आपका आता है सेक्शन 5। Section 5 IPC talks about the laws as well as the provisions of this code which will not be applicable to the categories which have already been existing laws to deal with the respective matters. IPC Section 5 specifically states that nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing the desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of Government of India or provisions of special or local law. माने जो चीज मैंने ऊपर बोली, पहले सेक्शन 2 में इन्होंने क्या क्या चीजों को बाहर कर दिया, जो चीजें आईपीसी के अंदर नहीं है उनके ऊपर हम कोई बात नहीं करते। दूसरी चीज इन्होंने क्या बाहर कर दी, जो भी मार्शल लॉज हैं उन पे भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। और तीसरी चीज इन्होंने क्या बाहर कर दी, स्पेशल एंड लोकल लॉज। तो स्पेशल लॉज अगर जैसे एनडीपीएस हो गया, पॉक्सो हो गया, ये स्पेशल लॉज हैं। तो आईपीसी ने, क्योंकि उस टाइम तक इन चीजों पे जूरिस्प्रूडेंस ही नहीं थी, तो इन्होंने उस चीज को, ये फार साइटेडनेस की वजह से इन्होंने उसके लिए ये स्पेस बना के रखी कि अगर कोई स्पेशल लॉ होता है या कोई लोकल लॉ होता है तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। जो हमारी आईपीसी में हमने लिख दिया बस उन चीजों को लेके हम एग्जॉस्टिव हैं, बाकी सारी चीजें जैसी हैं वैसी वैसी बरकरार रहेंगी। ठीक है, ओके। सो दिस वाज अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब कोई भी अगर लॉ इंडिया में लागू होता है और कोई भी अगर लॉ हम मानते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या है, हम उसको मान क्यों रहे हैं, हम ऐसे कैसे मान लें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है हमारे यहाँ चलने के लिए। तो ये चीज हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 372। कोई अकेले आईपीसी के लिए नहीं बनाए गए ये हर लॉ जो हमारे यहाँ पे रहा 1949 से पहले। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो 1949 26 नवंबर को बन गया था एंड 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लॉज थे, सेक्शन 13 कहता है कि उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे थे वैसे, जैसे चलते आ रहे थे वैसे के वैसे चलते रहेंगे। मगर अगर कॉन्ट्रावेंशन में है तो फिर उनको उस हद तक वॉइड माना जाएगा जिस हद तक वो कॉन्ट्रावीनिंग है आई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, सो आर्टिकल 13 क्या कहता है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। जहां तक आप इनकंसिस्टेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वहां तक आप वॉइड हो, जहां तक आप कंसिस्टेंट हो वहां तक आप चलते रहोगे। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause to the extent of the contravention be void। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट आपको नहीं जाना। तो ये दो दरवाजे बना दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर ये दोनों चीजों में आप फिट होते हो, अगर इन दोनों चीजों में आप नहीं अटकते, इफ दिस डज नॉट बिकम एन इम्पेडिमेंट फॉर यू बिकॉज ऑफ द नेचर दैट यू कैरी विद यू, देन यू आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन इंडिया। दैट इज फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कम्स फॉर आईपीसी एज वेल, जैसे कि बाकी चीजों के लिए भी आती है। उसी के साथ सेक्शन 372 है जो सीधा सीधा बोलता है कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडेप्टेशन। तो 372 से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अभी तक जितने भी लॉज चलते हुए आ रहे थे जिसपे इतनी मेहनत हुई, भले ही ब्रिटिशर्स जैसे भी रहे हों हमारे लिए, लॉस किया हो, प्रॉफिट किया हो, पिछले लोग जैसे भी रहे हो, मगर जो चीजें अच्छी बना गए वो तो बनी रहे ना। तो वो चीजें कंटिन्यू करेंगी इन फोर्स, द एग्जिस्टिंग लॉज विल कंटिन्यू इन फोर्स एंड दे विल बी अडेप्टेड बाय अस, कि हम इसको मानेंगे। ये 372 कहते हैं।
तो इधर से हमारे आईपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी निकलती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके। सो अब सिक्स्थ में है मेजरमेंट्स। नाउ मेजरमेंट से मेरा इसमें मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कितना बड़ा, कितना लेंथ एंड ब्रेथ क्या है हमारे आईपीसी की। सो आईपीसी जब पहली बार बना था तो इसके अंदर 511 सेक्शन डाले गए, 511 सेक्शंस। उसके बाद करते कराते अराउंड 77 78 अमेंडमेंट्स इसके अंदर हुई हैं। और इन 77 78 अमेंडमेंट्स में ऑलमोस्ट 65 के आसपास इसमें सेक्शंस बढ़ गए हैं। तो आज की डेट में अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें, देन आईपीसी स्टैंड्स एट अ फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 580 और 575 सेक्शंस। आखिरी अमेंडमेंट जो हमारी हुई थी वो 2019 की, हम सारे लोग जानते हैं कि हमने सारे लॉज 370 हटा दिया था, 370 वाज रिमूव्ड, और लेट्स से नॉट रिमूव्ड बट पार्शली उसको काड़ा कर दिया गया था। तो उस तरह से 370 के हटने के बाद आईपीसी भी जम्मू एंड कश्मीर पे अब लगता है, रणबीर पीनल कोड अब नहीं लगता जो पहले लगा करता था। सो ये हमारी आखिरी थी 2019 की अमेंडमेंट। कूल। सो इसके आगे चलते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट वी नीड टू नो इज, what we need to do actually is to break it up into smaller parts and then do baby steps, do baby chewing. तो अभी आईपीसी को अगर हम एक साथ पूरा का पूरा पढ़ने बैठ जाए, पूरा का पूरा समझने लग जाए, वो हम नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट वी आर गोना डू इन दिस कोर्स. वी आर गोना टेक ईच वन सेक्शन, ब्रेक इट अप इनटू small chewable parts and then we'll take it up. So let's start with that. Let's start pursuing that practice from this very lecture. तो पहली चीज, वी डू दी संधि विच्छेद ऑफ दिस वर्ड आईपीसी. पहला वर्ड इंडियन. इंडियन मींस भाई इंडिया के लिए बना है. इंडिया माने द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट वी सी टुडे. बट नॉट ओनली दैट, जब आईपीसी एक्चुअली बना और वो लागू हुआ तो इट वाज नॉट ओनली फॉर इंडिया. इंडिया इसका एक बहुत छोटा पार्ट था ये, बल्कि ये भी नहीं, इसका ये पार्ट भी हटा दो और ये वाला पार्ट भी हटा दो. सिर्फ इतने पार्ट के लिए आईपीसी जब पहली बार आया था तो बना था. तो आज की डेट में आईपीसी इतने पे लगता है. मगर जब आईपीसी पहली बार आया था तो वो असल में 1949 पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने भी अपनाया वैसे के वैसे. बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ 1905 में, और उसके बाद बांग्लादेश बाद में जाके पाकिस्तान से भी हमने कटवा दिया 1971 में, उस टाइम बांग्लादेश ने भी उसे ही अपनाया. यहाँ पे ब्रूनी और सिंगापुर, मलेशियन रीजन्स, इन जगहों पे भी आईपीसी जैसा हमारे यहाँ वैसे का वैसा लगता है. तो जो आईपीसी अब हम इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, ये असल में ऑलमोस्ट एशिया के सारे ही रीजन पे अप्लाई होता था. तो उस टाइम पे इंडिया का मतलब बहुत बड़ी चीज थी. इंडिया यहाँ तक फैला हुआ था, और उसके साथ साथ बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिया ने तो ऑब्वियसली आईपीसी रख ही लिया. पाकिस्तान ने भी आईपीसी को अपना लिया, पाकिस्तान पीनल कोड हो गया. बांग्लादेश ने भी अपना लिया, वो बांग्लादेश पीनल कोड हो गया. और इसी तरह दूसरी कंट्रीज जो यहाँ मलेशियन रीजन की हैं, उन्होंने भी आईपीसी को जैसा बना हुआ था, जैसा ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने वैसा का वैसा उसको अडॉप्ट कर लिया. सो जो आईपीसी हमारे इंडिया में चलता है वो आज की डेट में बहुत सारे आसपास की जगहों पे भी चलता है वैसे का वैसा. तो द लॉज आर मोस्टली सिमिलर. देन पीनल. पीनल से हमें समझ आता है पेनल्टी. इंडियन हमें समझ आ गया. पीनल से हमें समझ आता है पेनल्टी. पेनल्टी माने कि भाई पेनल्टी के बारे में बताएगा, पनिशमेंट क्या लगेगी आपके ऊपर, जो भी आप कोई भी गुनाह कर देंगे, किसी को असॉल्ट कर दिया, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, किसी को आपने ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी, या जो मर्जी कर दिया, उस चीज के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी. दैट इज क्योंकि ये पेनल्टीज का प्रावधान करता है, दैट इज वाई हम इसे पीनल कहते हैं. मगर इसे हम फाइन वगैरह जैसा वर्ड क्यों नहीं यूज किया हमने? बिकॉज फाइन एक नैरोअर टर्म है. पेनल्टी में फाइन इंक्लूड हो जाता है. पेनल्टी का मतलब है एनी डिसएडवांटेज दैट यू विल टेक बिकॉज यू आर डूइंग सम एक्ट विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके हिसाब से एक सोसाइटी चलती है.
तो उसके अंदर पेनल्टी में पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं कि भाई आपको जेल में उठा के डाल दिया, या एक टाइम पे ये इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सजा भी होती थी, आपको फोरफीचर भी किया जा सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, फोरफीचर भी हो सकता है, और फाइन भी हो सकता है। तो फाइन पेनल्टी में ही इंक्लूडेड होता है, इट्स अ नैरोअर टर्म, वेयरएज पेनल्टी इज अ वाइडर टर्म। सो इंडियन पीनल एंड देन कोड। कोड का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्होंने एक्ट का एक्ट क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला इंडियन पीनल एक्ट? वो भी चल जाता, या कुछ और इंडियन पीनल समथिंग। तो कोड का मतलब ऐसे था। अब इस कोड को समझने के लिए, सिर्फ इस वर्ड कोड को समझने के लिए हम बहुत पीछे जाएंगे। कोड का अगर हम हिंदी में मतलब निकालें तो उसका हिंदी में मतलब होगा समूह। पता नहीं इसमें छोटा ऊ लगता है या बड़ा ऊ लगता है, बट समूह माने दी अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। समूह, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता इन हिंदी। सो संहिता का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग्स, समूह ऑफ थिंग्स। तो कोड इस वजह से नाम पड़ा क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का प्रावधान नहीं किया कि ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी अगर होगा तो उसके ऑफेंसेस का क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी, या ऑफेंस अगर अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा तो उसकी क्या सजा मिलेगी, ऑफेंस ऑफ नेग्लिजेंस होगा या ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन होगा। अलग अलग नहीं बनाए हमने, क्योंकि अगर हम अलग बनाते तो मे बी हम उनको बोलते इंडियन यू नो इंडियन पीनल कोड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंडियन पीनल कोड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। बट हमने इन सारी चीजों को एक साथ उठाया और एक कोड के अंदर डाल दिया, तो इसलिए हमने इसको कोड बोला और हमने इसे एक्ट नहीं बोला। दैट इज वाई इट्स अ कोड। ठीक है, क्लियर? पक्का? ओके। सो यहाँ पे कोड क्लियर हो जाता है। मगर अब यहाँ पे कोड के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एक्ट्स को ही कंपाइल कर दिया, हमने बहुत सारी जो डिसफॉर्मेशंस थी और डिस्पैरिटी थी उनको भी एक जनरल कोड में लाके बांध दिया। इंडियन पीनल कोड ने ये काम भी हमारा आसान किया। मगर ये सब करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हाल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कि हम लोगों को बड़ी सारी चीजों को एक साथ मिलाना पड़ा, हमें क्या क्या इकट्ठा करना पड़ा? दैट्स व्हाट वी शुड नो, ताकि हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आए। Now to understand that, we will divide the timeline into three parts. पहली timeline would be from 500 BC before Christ to 1191 AD। ये एक टाइमलाइन है। सेकेंड टाइमलाइन from 1191 AD to 1707 AD, and then from 1707 AD to present, राइट? तो अब हो क्या रहा था, क्यों मैंने ये टाइमलाइंस यहाँ पे लिखी हैं? टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पे लॉज हमारे सब कॉन्टिनेंट पे किस तरह से बने और उसके बाद किस तरह से बदले, और अगर वो बदले तो किसने बदले और किस तरह से बदले। नाउ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 हजार साल पहले हम देखते हैं कि आर्यंस आते हैं। आर्यंस इंडिया पहुंचे और यहाँ पे आके हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो वगैरह बना यहाँ पे। लोथल और ऐसी ऐसी और जगहें भी हमें एक्सकवेशंस में मिली। उस टाइम पे लॉ का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। मगर उसके बाद शुरू हुआ वैदिक कल्चर, जो हुआ ऑलमोस्ट 1500 बीसी से 500 बीसी तक। वैदिक कल्चर में बड़े सारे वेद लिखे गए। तो हम 4 वेद के बारे में तो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं सब लोग। पहला है ऋग्वेद,
फिर है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। तो मोस्टली ऋग्वेद क्या बात करता था कि मंत्र विद्या, योग विद्या, ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, क्या चीजें होती हैं। सामवेद बात करता था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और नृत्य और क्लासिकल इन चीजों की बात, और कैसे होनी चाहिए, क्या उसके बारे में विद्या थी उसमें। यजुर्वेद बात करता था अबाउट वेपनरी, कॉम्बैट एंड लड़ाई वगैरह, इन सब चीजों की बात करता था। एंड अथर्ववेद ब्लैक मैजिक की बात करता था। तो उस टाइम पे आगे जाके जब हम देखते हैं कि कुछ स्कॉलर्स हुए, जैसे चाणक्य, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त भी कहते थे। इसी तरह से हुआ मनु, ये दोनों समकालीन थे। फिर उसके बाद आगे जाके हमने देखा कि कुछ ऐसे भी आए बृहस्पति वगैरह, जिन्होंने, इन लोगों ने मिलके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिखे जिनको हम जानते हैं अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, कात्यायना, इन सब चीजों के हिसाब से जानते हैं। और यही सारी चीजें जो इन लोगों ने लिखी, सपोजिटली वेदों के हिसाब से, वेदों को पढ़कर, वही सारी चीजें उस टाइम के राजा महाराजा यूज किया करते थे इंडिया में। तो मोटा मोटा जब से हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तब से लेके ऑलमोस्ट 1191 तक वैदिक शास्त्रों के हिसाब से हमारा सारा का सारा लॉ चल रहा था। तो मनुस्मृति में क्या लिखा है, किसको कैसे मारना है, कैसे पनिश करना है, कैसे दंड दिया जाएगा, ये सारी चीजें, धर्मशास्त्र, सारी चीजों को मिला जुला के बड़ी सारी चीजें थी। एंड दिस वाज अ वेरी डेवलप, सरप्राइजिंगली डेवलप्ड सिस्टम। मतलब उस टाइम पे भी 2 ढाई 3 हजार साल पहले वी हैड अ सिस्टम वेयर पनिशमेंट्स वर वेरी वेल डिफाइंड, कि वाग दंड कब होगा, भिक धिक दंड कब होगा। वाग दंड हो गया किसी को डांट के छोड़ देना, छोटी मोटी चीज के लिए डांट वाट के छोड़ देना। फिर धिक दंड हो गया सेंशर कर देना, राज्य से बाहर निकाल दिया, कुछ उसके खिलाफ कुछ पार्लियामेंट्री सेंशर कर दिया संसद में। फिर इसी तरह से आपको धन दंड, कि आपसे कुछ पैसा फाइन लगा दिया आपके ऊपर। फिर उसके बाद अगर आपने उससे भी कोई गंदी चीज करी है तो विच्छेद दंड, आपके हाथ पैर काट देना, म्यूटिलेशन एंड ऑल दैट। फिर आपको इनकैपेसिटेट कर देना, ये दंड भी होता था कि इम्प्रिजन कर दो। एंड देन फिर मृत्यु दंड होता था, अगर आपने बिल्कुल ही ऐसा कोई घोर अपराध कर दिया, जो मेन मोस्टली होता था कि किंग के खिलाफ चले जाना या ट्रीजन कर देना, ऐसा कुछ कर देना, वो सारी चीज होती थी। तो ये पनिशमेंट का सिस्टम हुआ। पनिशमेंट का सिस्टम तो एक तरफ, देयर वाज आल्सो अ सिस्टम ऑफ एरार्किकल कोर्ट्स, कि कौन सी कोर्ट में सबसे पहले मैटर तुम्हारा जाएगा, कहाँ जाओगे, उसके बाद किस पे जाओगे, रिवीजन कहाँ होगी, अपील कहाँ पे होगी, ये सिस्टम तक बना हुआ था। तो देयर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल योर एल्डर्स, जिनको बोलते थे वर्ण। फिर उसके बाद कुल, फिर गण, माने गांव का जो हेड होता था। फिर उसके बाद आप ऊपर की कोर्ट्स में आ जाते थे जिनके अलग अलग नाम थे। एंड दीज वर सैंक्शनड कोर्ट्स। इन सैंक्शनड कोर्ट्स में पहले लोअर कोर्ट्स होती थी, उसके बाद एक चीफ जस्टिस की कोर्ट भी होती थी जो किंग का जुडिशियल एडवाइजर होता था। और फिर लास्ट में किंग होता था जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता था, ही वाज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड ही वाज सपोज्ड टू स्पेंड सम टाइम एवरी डे ऑन एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स। तो ये सिस्टम भी बनाया हुआ था। तो पनिशमेंट्स का सिस्टम है, कोर्ट्स का सिस्टम है, एंड देन उसके बाद वहां पे सिस्टम ये भी था कि हाउ विल यू प्रेजेंट योर प्लेंट, आप अपना मैटर किसके पास लेके जाओगे, किस तरह से लेके आओगे, उसका जवाब आएगा WS, जैसे आज की डेट में हमारे पास होता है रिटन स्टेटमेंट। देन देर वॉज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ हियरिंग, कि हियरिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, किन बेसिस पे करेगा। और फिर उसके बाद जजमेंट का कॉन्सेप्ट। इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हुआ करते थे उस टाइम पे भी। एंड इतना डेवलप कोई और सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, ऑल्दो कहा जाता है कि सुमेरियंस एंड ग्रीक्स वर दोज जिन्होंने कोडिफिकेशन बहुत जल्दी कर ली थी लॉज की। बट द डेवलपमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन द वैदिक कल्चर वाज अ डिफरेंट लेवल। तो ये सारी चीजें भी थी। इसके साथ साथ रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, सेक्शन 11 में हम देखते हैं CPC के, और सेक्शन 300 ऑफ CRPC में देखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं डबल जेपार्डी का कॉन्सेप्ट। ये भी कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था कि आपको 2 बार एक चीज के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। इन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ लीगल एड का कॉन्सेप्ट भी था उस टाइम पे। वो लॉयर्स
वो लोग भी हुआ करते थे, लॉयर्स तो नहीं कहते थे उस टाइम पे, बट वो लोग भी हुआ करते थे जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करते थे जो दोज हु वर नॉट केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन कोर्ट्स. सो दैट वाज आल्सो अ सिस्टम व्हिच वाज डेवलप्ड इन दैट अर्ली एज. सो दैट वाज वन थिंग. अब यही चीज को फॉलो करते करते मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स, दे रूल्ड देयर कोर्ट्स, एंड इसको मेनली धर्म कहते थे, एंड धर्म के हिसाब से चल रहे हैं सब लोग, किसी और को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है. सो एवरीथिंग गोज ऑन इन अकॉर्डेंस विद व्हाट मनु हैज रिटन. क्या नीति शास्त्र में लिखा है, क्या धर्म शास्त्र में लिखा है, इस हिसाब से सब चलता जा रहा है. मौर्यन एज में आ गए 200-300 बीसी, वहां पे भी ये चलता रहा. उसके बाद हम लोग गुप्ताज में आए, वहां पे भी ये चलता रहा. हर्षवर्धन आया 600 बीसी में, उसमें भी चलता रहा. फिर उसके बाद आपके बाकी आगे के किंग्स पृथ्वीराज चौहान वगैरह आए. तब तक धर्म के हिसाब से, मनुस्मृति और इन सब चीजों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलती रही. नाउ 1191 जो नेक्स्ट स्टेज है, 1191, व्हाट हैपेंड वाज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है घुरिल सल्तनत. ये घुरिल सल्तनत महमूद ऑफ गोरी जो था, उसने आक्रमण किया था. उसने 17-18 बार पहले भी आक्रमण किया था, फिर बाद में वो जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था. पृथ्वीराज चौहान के मर जाने के बाद यहाँ पे सल्तनत चालू हो गई. घोरी आया, पृथ्वीराज चौहान को मारा, वापस अफगानिस्तान चला गया, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठा के चला गया. कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे द स्लेव डायनेस्टी शुरू कर दी. कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये सारे के सारे स्लेव डायनेस्टी के अंदर आते थे. और उसके बाद फिर बाकी लोग आए, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, और ये बाकी बाकी सारे के सारे लोग. एंड इन्होंने अपना एक लॉ शुरू कर दिया. इनका लॉ ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये सल्तनत वालों का लॉ था, जब मुगल लॉ था, ये असल में चलता था शरिया के हिसाब से, कुरान एंड शरिया के हिसाब से. अब कुरान और शरिया में बहुत क्लैरिटी नहीं है और बहुत प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट्स नहीं है. तो इनके यहाँ पे क्या होता था, जो मन करता था काजी का वो होता था. और कुछ पनिशमेंट्स ऐसी थी जो बिल्कुल मतलब इलॉजिकल सी थी, जिनका कोई मतलब नहीं बनता, कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए किसी को मार काट दो, बिल्कुल ही खत्म कर दो. और उसी तरह से अगर एक विटनेस है जो हिंदू है, तो वो चाहे लाख कोशिशें कर ले, लाख विटनेस बन जाए, वो किसी मुस्लिम के खिलाफ दे ही नहीं सकता था, कोई गवाही नहीं दे सकता था. एक फीमेल, दो फीमेल्स एक मेल के बराबर हुआ करती थी. उसके अलावा इतनी अजीब अजीब चीजें होती थी जिन पे, उसके लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे एक मीम डाला है जो बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगा. ये पूछने का मन करता है इन लोगों से कि मतलब चल क्या रहा था तुम्हारे टाइम पे. कि एक लॉ ऐसा था कि आप आप अगर किसी का मर्डर हुआ है, तो वो अगर आयरन से नहीं हुआ, आयरन से बनी हुई चीज से नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम. मतलब कोई मर गया है, उसको हमने आयरन से नहीं मारा है, हमने मारा, किसी गोली मार दी, गोली में भी चलो आयरन हो गया किसी तरह से, मगर मैंने बैट उठा के उसका सर फाड़ दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, गला घोट दिया, आयरन से नहीं मारा तो कोई बात नहीं, तो छोड़ दो. मतलब अजीब ही थे इसके अंदर चीजें, जो भी था चलो. इसी तरह से अजीब तो हर जगह पे ही कुछ ना कुछ रहा है. फॉर से सपोज जो मनुस्मृति वगैरह थी, उसमें कास्ट सिस्टम सबसे अजीब चीज थी. कास्ट सिस्टम बना दी विच इज प्रेवलेंट एंड अभी तक, एंड अभी तक उसकी हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं. तो ये सारी चीजें हुआ करती थी. तो अब 1192 से लेके ऑलमोस्ट 1707 तक, जब तक मुगल्स बिल्कुल ही गरीब खराब से नहीं हो गए, शाह आलम नहीं आ गया, तब तक इन लोगों ने रूल किया, और इनका रूल बहुत दूर तक पहुंच गया, और इनका लॉ भी चलने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलने लगी, विच वॉज वेरी वेरी लूज एंड वेरी वेरी आर्बिट्ररी, और जिस बहुत अनरूली एडमिनिस्ट्रेशन थी. अब 1707 के बाद क्या होता है, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, क्योंकि अब सब लोग बहुत ज्यादा कच्चे पड़ गए थे. कोई खास रूलर्स बचे नहीं थे. एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब यहाँ पे बस मराठा थी, जिनका दबदबा था, जिन्होंने ऑलमोस्ट सल्तनत को भी कंट्रोल कर रखा था, जो ये चाहते थे वैसे का वैसा होता था. यहाँ पे टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, उन्होंने नाक में दम किया हुआ था एक.
और एक रंजीत सिंह थे जिन्होंने बहुत कुछ परेशानी नहीं दी, मगर ही वॉज अ वेरी 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 पावरफुल किंग, सिखों के जो किंग थे। तो अब इनके टाइम पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जिसके बाद फिर से एक पावर ट्रांजिशन हुआ। वेदा जो इंडियन रूलर्स थे वहां से सल्तनत हुआ 1992 में, और 1992 के बाद 1707 में जब शाह आलम थे, 1700s में क्या हुआ, ये लोग जब ट्रेड करने लगे तो इन्होंने धीरे धीरे ट्राई किया कि यार बहला फुसला के ना किसी से ट्रेडिंग राइट्स ले लिए जाएं, किसी ना किसी राजा से, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी जगहों पे ट्रेडिंग करेंगे अपने हिसाब से और अपने पैर पसारेंगे। अब यहाँ पे एक राजा था, गलकुंडा का राजा, इस रीजन में। वहां पे आके इन्होंने बोला कि सुन, 500 पगोड़े ले ले हमसे एक साल के। 500 पगोड़ा उस टाइम पे काफी अच्छी रकम होती थी। साल भर के 500 पगोड़े देंगे और हमें, हम जैसे चाहें वैसे हमें रूल करने दे। इसने कहा हाँ कोई बात नहीं, कर लो। तो पहली चीज, पहला लूज पॉइंट इन्हें यहाँ पे मिला। दूसरा, यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पे एक आदमी बैठा था, फरुख सियार। ये मुगल राज था, मुगल राजा था, ये बीमार पड़ गया। यहाँ से कोई आया, इंग्लिश आदमी, उसने आके इसको ठीक कर दिया, डॉक्टर था वो। ये भाई इतना खुश हो गया कि इसने दस्तक पासेस निकाल दिए और बोला कि तुम जैसा चाहो वैसा करो, हमारी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा हमने हाथ रख दिया, तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो ये एक ये चीज मिली। और लास्ट क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में पावर टसल चल रहा था, मीर काजिम, मीर जाफर, और ये एक फैमिली चलती आ रही थी, अलवरुद्दीन। इन सब के बीच में पावर टसल चल रहा था, और अल्टीमेटली मीर काजिम नाम का एक लड़का, जो काफी समझदार था, काफी टाइम तक लड़ता रहा, मगर लेटर इन 1757, जो हम सब लोग जानते हैं, द बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ प्लेसी में वो हार गया। और फिर उसके बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर, और वहां से मुगल सल्तनत ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। इनका हो गया था टाटा बाय बाय, इनका कुछ नहीं बचा था। तो यहां से इंग्लिश को लगा कि चलो अब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। यहां इनकी एंट्री हो जाती। और 1773 जब हमारा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के लिए चार्टर आया था, सुप्रीम कोर्ट बना था, इन्होंने कैलकाटा में पहला सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया। और फिर उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक लॉज निकालने शुरू कर दिए, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लॉज भी थे। जैसे इन्होंने सती प्रथा को हटाया, सती प्रथा को हटाया। विडो रीमैरिज लेके आए। विडो रीमैरिज के बाद इन्होंने हमारे यहाँ पे जो बहुत सारी बलियां चढ़ाई जाती थी, इन्फेंटिसाइड्स होते थे, उनके खिलाफ लॉ निकाला। एजुकेशन के लिए लॉ निकाला, जैसे शारदा एक्ट वगैरह आया। फिर आपका, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत अच्छी इंटेंशंस थी कि चलो कुछ चीजें तो इतनी खराब चल रही थी, सती वगैरह ये तो हटानी थी, ये तो इन्होंने अच्छा ही किया। बट जैसे ये एजुकेशन के लिए बिल लेके आए, रेलवे वगैरह के लिए बिल लेके आए, तो ये सारी चीजें ये अपने लिए लेके आए थे। और इन लोगों ने एजुकेशन बिल भी निकाला था, जो आगे जाके, माने इंग्लिश एजुकेशन जो इंडिया में आई, वो इसी बिल की वजह से आई थी, जो मैकॉले ने ही निकाला था, लॉर्ड मैकॉले ने। तो इस तरह से इनके पास इतनी पावर आई कि इन्होंने लास्ट 1833 का चार्टर निकाला, और एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, इंडिया के लिए लेजिस्लेचर इन लोगों ने बनाया। और उस लेजिस्लेचर के तहत इन्होंने एक टीम बनाई, जिस टीम में दो तीन लोग थे, जिनको आईपीसी, हमारे यहाँ पहला लॉ बनाने के लिए बोला गया कि हमारे यहाँ पे इंडिया के लिए आप क्रिमिनल लॉ बनाओ। तो वो क्रिमिनल लॉ बनाने वाले ये चार लोग थे। इनमें से पहला था लॉर्ड मैकॉले, उसके बाद कैमरॉन, हे कैमरॉन, उसके बाद मैकफियरसन, मैकफियरसन मैकलॉइड, और फिर उसके बाद एंडरसन। ये दो का तो कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है आईपीसी में। ये लोग तो नॉर्मल से मेंबर्स थे, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद चले गए। चारों के चारों ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे। मैकॉले जो थे, ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी, अ वेरी वेरी सुपर इंटेलिजेंट मैन, and he was asked by the crown to go to India and make an education policy, plus also head
द टीम फॉर द इंडियन पीनल कोड, द क्रिमिनल लॉ। इनको ये काम सौंपा गया 1834 में, और साथ ही साथ हे कैमरॉन को बोला गया कि आप जाओ और इनको असिस्ट करो। ही वॉज द चीफ एडवाइजर फॉर मैकॉले। मेनली इन दोनों की टीम ने इस पे काम किया, और 1835 में एक ड्राफ्ट सामने रखा। 1837 में इन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल के सामने अपना फाइनल ड्राफ्ट रख दिया, और ये फाइनल ड्राफ्ट रखने के बाद मैकॉले साहब चले गए वापस इंग्लैंड। इन्होंने अपना कुछ काम ढूंढ लिया, यूनिवर्सिटी वगैरह में चांसलर वगैरह बने, और ये मैकॉले फिर आगे जाके अपना इंग्लैंड में पॉलिटिक्स वगैरह में चले गए। ही वॉज अ वेरी यंग मैन, ही वॉज only like 35-40 when he drafted the Indian Penal Code for us, and which in itself is a super efficient piece of legislation which has been going on and taking care of our system for the last 160 years, एंड जिसके अंदर 77-78 अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो बहुत कम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 1950 में बना है, और अभी तक 105 अमेंडमेंट्स उसमें हो चुकी हैं। तो आईपीसी कंपेयर टू अदर कोड्स बहुत एफिशिएंट है, एंड मतलब इनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे कोड्स ही फार साइटेड थे बहुत ज्यादा, और बहुत एफिशिएंट थे। फॉर एग्जांपल सीपीसी, जिसके अंदर बहुत कम अमेंडमेंट्स हुई हैं और वो भी अभी तक चलता आ रहा है, इज एज ओल्ड। तो 1837 में इन्होंने उसको अपनी काउंसिल के सामने रख दिया कि लो जी हमने बना दिया। और 1837 के बाद आईपीसी को आगे जो ऑल्टरेशंस प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से करनी थी और कैसे चलनी चाहिए, 1837 से लेके 1850 तक करी लॉर्ड या सर जो भी थे बार्न्स पीकॉक। बार्न्स पीकॉक आगे जाके कैलकाटा हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी बने। कैलकाटा हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, हम सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे एलाइजा इम्पे। एलाइजा इम्पे, he was the first chief justice of supreme court and first chief justice of independent India's supreme court in the independent India, वो थे जस्टिस H.J. कानिया। सो 1850 तक इन लोगों ने ये चेंजेस किए। ऑलमोस्ट 1856 के आसपास इन्होंने ये लेजिस्लेचर के सामने रख दिया कि लो जी अब ये पीस पूरा का पूरा तैयार है, एंड आप इसको निकाल सकते हो पब्लिक के लिए। बट 1857 में रिवोल्ट हो गया, जो विच वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमारे बहादुर शाह उस टाइम पे मुगल एम्परर थे, एंड उनके साथ वक्त खान, हजरत अली बेगम, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, तात्या टोपे, और ऐसे लियाकत खान, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों ने इसमें पार्ट लिया था। अल्टीमेटली कईयों को उठा के बाहर फेंक दिया गया, रंगून बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया, वहां पे मार दिया गया। तात्या टोपे को भी मार दिया गया, फांसी दे दी गई। और इसी तरह और हजरत बेगम जो थी उनको नेपाल भेज दिया गया, बहुत सारे लोग नेपाल चले गए, मर गए। जब ये सारा का सारा विद्रोह वगैरह खत्म हुआ, तो अल्टीमेटली 1860 में 6 अक्टूबर, जहां से हमने शुरू किया था ये लेक्चर, 6 अक्टूबर को आईपीसी को असेंट मिला, एंड 1 जनवरी 1862 को यहाँ पे ये फोर्स में आया, और वहां से ये चालू हो गया। 1860 में आईपीसी बना था, 1861 में सीआरपीसी आ गया था, जो बाद में 1973 में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट के थ्रू गया। तो फिर हम 1973 सीआरपीसी लेने लगे उसको, और आज हम उसको 1973 सीआरपीसी के हिसाब से ही जानते हैं। मैकॉले जो थे, जिन्होंने बहुत काम इसके ऊपर किया, और हु वाज एक्चुअली द वन हु ड्राफ्टेड आईपीसी, he died in he died on I think 28th December in 1950, sometime in December 1959, 1859. That is when he died, which is kind of sad because he was the one who worked on it continuously for a very long time, and then he died before he could see it getting passed for India. So this is what we have covered.
Why did we have to make a code? I hope this is clear. And how did the Britishers get to draw this code? I think that is also clear now कि कैसे ब्रिटिशर्स के पास पावर आई और कैसे उन्होंने ये पूरा का पूरा कोड बनाया. So जो सिर्फ समझने वाली बात है वो ये है कि इस टाइम पे इतनी सारी चीजें यहाँ पे, सल्तनत शरिया के हिसाब से चल रही है, अफगान जो थे वो अपना हिसाब किताब से चल रहे हैं, उनका कबीलों के हिसाब से सीन चलता था. फिर आपका यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार हैं, यहाँ पे परमार हैं, मराठास हैं, और आपके राजपूत हैं. बंगाल, सिर्फ ये कुछ जगहें थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे. बॉम्बे तो पुर्तगीज ने दे दिया था, दहेज में शादी करवा दी थी और दहेज में दे दिया था बॉम्बे ब्रिटिशर्स को, पुर्तगाल ने. यहाँ पे गोवा में पोर्टुगीज बैठे हैं, वो अपना लॉ चला रहे हैं, आज तक इन्हीं का लॉ चल रहा है वहाँ पे. मैरिज लॉज वगैरह पोर्टुगीज के टाइम के, पोर्टुगीज के ही लॉज चल रहे हैं यहाँ पे. यहाँ मद्रास वाले रीजन में फ्रांस का दबदबा था. नीचे चालुक्य, चोला, ये नीचे के जो किंग्स थे, विजयनगर एम्पायर वगैरह. विजयनगर इज द न्यूएस्ट जिला इन कर्नाटक. सो ये सारी चीज चल रही थी. इन सारी चीजों की यूनिफॉर्मिटी, इन सारी चीजों की डिस्पैरिटीज हटा के एक चीज लगाने के लिए इन लोगों ने, पावर जब इनके हाथ में आई तो इन्होंने आईपीसी बना दिया और साथ साथ बहुत सारे लॉज बनाए. सो आई थिंक दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो आंसर्ड हेयर नाउ कि ये सारी चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी ब्रिटिशर्स को, और कैसे किया इन लोगों ने ये सारी चीजें. सो वी हैव कवर्ड दैट क्वेश्चन, एंड then let's just see if we have missed anything. So we have covered what is IPC. We have covered how do we break it up to understand it. Why did we have to make a code? How did the Britishers get to draw this code for India? Then how did the map of India look like in 1200 AD? We have also learned about the preamble of the code. Section 2 क्या कहता है, सेक्शन 5 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कहाँ से मिलती है. वी हैव आल्सो अंडरस्टूड अबाउट दीज पीपल हु मेड इट. These are the codes that IPC is based on, Napoleonic and the Louisiana laws. I've also put the link here in case you want the PPT, you'll get it. And then these were the improvements that IPC actually made. तो पहले क्या होता था, पहले क्या गड़बड़ियां थी, पहले क्या शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट फॉल्स थे, which IPC helped in filling with. That all laws came in one place. Uniformity, यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया था, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बन गया था. जो हमारे 44 ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में लिखा हुआ है कि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए कोड में, वो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने करा. देन प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट्स हो गई कि किसको कितनी पनिशमेंट किस चीज के लिए मिलनी चाहिए, वो काजीज के हाथ में नहीं होना चाहिए, या मनु नहीं बताएंगे कि उस टाइम पे क्या सजा मिलनी चाहिए. बिकॉज उस टाइम पे इफ यू वुड बी एडल्ट्रस, देन मनुस्मृति के हिसाब से ऐसा भी होता था कि अगर एक शूद्र है, वो किसी और की वाइफ के साथ एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, तो उसकी वाइफ को ले जाते थे. उसकी पनिशमेंट ये थी कि तेरी वाइफ को ले जाएंगे अब लोग. तो ये अपने आप में एक बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट चीज थी. उसी तरह से पनिशमेंट ऐसी ऐसी होती थी दीज शरिया लॉ वगैरह के अंडर, कि आपका अगर चोरी करी है तो हाथ पैर काट दो, और अगर किसी ने हिंदू के साथ कुछ या दूसरे रिलीजन के साथ कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, जो बुक मना करती है, तो दे वर स्टोन टू डेथ, और दे वर थ्रोन ऑफ अ क्लिफ, या फिर उन्हें बॉयल कर दिया जाता था. ऐसी ऐसी सजाएं भी होती थी एक टाइम पे. दे वर स्कैफ्ड समटाइम्स, एंड देयर वाज आल्सो अ पनिशमेंट कॉल्ड death by 1,000 cuts. So your body would be cut on 1,000. You will be given 1,000 cuts so that you bleed to death. That was also a way of doing it. So ये सारी disproportionate, inhumane चीजें थी. इन सब चीजों को खत्म किया आईपीसी ने. Then there was exhaustive definition of crimes covering a wide horizon of circumstances. Now उस टाइम पे ये नहीं था कि some law would come over and tell you what is the difference between extortion and theft. That is done in IPC. क्योंकि उस टाइम पे कोई ये थोड़ी सोचता होगा कि अगर मैंने किसी को बंदूक दिखा के पैसे लिए हैं तो वो एक्सटॉर्शन होगा या थेफ्ट, या फिर मैं किसी की जेब से लेके कुछ भाग गया वो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन. मेरे साथ 4 लोग और होंगे, 5 लोग और होंगे, तो उसे डिकॉइटी बोलेंगे या नहीं. इंस्टेंट फियर ऑफ इंजरी होगा तो उसे रॉबरी बोलेंगे या नहीं. इतना कुछ तो डिफाइंड नहीं था. नाउ इट इज सो डिफाइंड, सो वेल डिफाइंड, दैट if you do not fulfill each and every
essential of the definition that has been given by IPC for any crime or any act, तो आपकी तब तक कन्विक्शन नहीं हो सकती, एंड दैट इज द वे टू डू इट. अगर आप किसी चीज में इंटेंशन नहीं साबित कर पा रहे हो तो आपको नहीं होना चाहिए कन्विक्शन. बट ये पहले हो जाता था, पहले इतना कुछ नहीं था डिफाइंड. तो दैट इज व्हाट आईपीसी डिड, एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस दी क्राइम्स की. देन दिस वाज ऑब्वियसली जस्टिस ओरिएंटेड. जब ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो जस्टिस भी साथ में ही आएगा. एंड देन देयर वाज इक्वालिटी. अब उस टाइम पे क्या था, मनु के टाइम पे किस तरह की डिस्पैरिटी थी कि जी अगर क्षत्रिय कुछ करता है तो अलग सजा मिलेगी, ब्राह्मण कुछ करता है अलग सजा मिलेगी, शूद्र को अलग मिलेगी. इस तरह से डिस्पैरिटी थी. जब हम 1191 के आसपास आते हैं तो मुस्लिम्स के टाइम पे क्या हुआ, मुगल्स के टाइम पे क्या हुआ कि हिंदूज का कितना विटनेस माना जाएगा, कितना नहीं माना जाएगा. आज की डेट में क्या है, एविडेंस एक्ट में 100 सेक्शन 118 इट टेल्स यू दैट एवरीवन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस. खत्म बात. कितने विटनेस चाहिए कितने नहीं चाहिए, सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट, नंबर से कोई मतलब ही नहीं. तो नाउ प्रोविजंस लाइक 118 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सॉल्व सो मच फॉर अस एंड डिस्पैरिटी को एकदम हटा देता है. सो दैट इज व्हाट दीज लेजिस्लेशंस हैव डन फॉर अस. उसी तरह से अब इस टाइम पे क्या था, मुस्लिम्स का एक विटनेस, वहां के दो विटनेस, इस तरह से चलता था. और ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ऐसा हुआ. ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी यूरोपियंस जो थे उनको इंडियन मैजिस्ट्रेट्स में ही ट्राई कर सकते थे. इंडियन मैजिस्ट्रेट्स की इतनी मानी नहीं जाती थी कि इनकी औकात है कि उनको पनिशमेंट दे दे. तो यूरोपियंस विल बी ट्राइड बाय यूरोपियंस ओनली. और बहुत मुश्किल से कन्विक्शन होती थी बिकॉज द ज्यूरी कंसिस्टेड ऑफ ऑल द यूरोपियंस. बाद में जाके हमारे यहाँ पे ज्यूरी हटा दी गई. कौन सा केस था वो, नाना नाना समथिंग, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की. सो ज्यूरी सिस्टम को फिर वहां से हटा दिया गया, सेक्शन 166 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. तो सारी चीजें उस टाइम पे थी और उस चीज को इन लेजिस्लेशंस ने आगे जाके हटाया. जो बचा कुचा काम था वो अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे लेजिस्लेचर ने और हमारे जजेस ने भी कर दिया है. तो आई थिंक वी आर ऑन on our way to make it better every day through our judiciary and the parliament, and we are doing a good job. So this is all that IPC did for us. Then ये मीम मटेरियल है, ये खत्म, टाटा बाय बाय आपका. जब मुस्लिम्स आ गए और इन्होंने, ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने खत्म कर दिया पूरा का पूरा. तो फॉर दैट, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. पक्का? ओके, थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर इज गोना बी ऑन द वेरियस थ्योरीज कि the punishment theories about actus reus and mens rea, which are very important concepts of IPC, and we'll try to understand them जैसे हमने इसको समझने की कोशिश करी है. Thank you so much. See you in the next class.